वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत से पहले आपसे चंद बातें कहना चाहता हूं। हम सब ने लॉकडाउन का पिछला दौर भी देखा है और अब इस लॉकडाउन से भी गुजर रहे हैं। लॉकडाउन के पिछले दौर में हमने देखा कि न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना भर में अहल खैर हजरात ने लॉकडाउन से परेशान न सिर्फ गरीब बल्कि हर तबके के अफराद की भरपूर मदद की। लेकिन इस मरतबा ऐसा कोई अमल देखने में नहीं आ रहा है या कम देखने में आ रहा है। हालांकि परेशान हाल अफराद के हालात वैसे ही हैं जिस तरह पिछले लॉकडाउन के दौरान थे। लोग वबा से घरों में बैठकर सिर्फ अपने अहल खाना, अपनी फैमिली की फिक्र कर रहे हैं। ऐसे लोग खुद गर्ज या सेल्फी से कम नहीं है। जो अहल खैर हजरात हैं वो कम अज़ कम अपने आस पड़ोस में ही सही उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये वक्त की अहम ज़रूरत भी है और हालात का तकाजा भी। ख़ास तौर पर उन परेशान हाल हजरात की मदद करने के लिए आगे आएँ जिनका घर रोज़ाना कमाई पर चलता है, जैसे कि ऑटो रिक्शा चलाने वाले, सब्ज़ी बेचने वाले, छोटी मोटी किराना दुकानें चलाने वाले और ऐसे ही दूसरे अफराद। आप खुद सोचिए, बिना इनकम आखिर कैसे उनका घर चल रहा होगा। ज़्यादा दूर नहीं जा सकते तो कम से कम अपने घरों के अतराफ रहने वाले ऐसे लोगों की ज़रूर मदद करें। लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों के पास रोज़ाना खाने के पैसे नहीं हैं, वो कर्ज लेने पर मजबूर हो गए हैं। हैदराबाद के कई इलाकों में, ख़ास तौर पर पुराने शहर में रहन सेंटर्स पर ऐसे परेशान हाल लोगों का हुजूम है। सिर्फ 2 से 5 हज़ार या थोड़ी ज़्यादा रकम के एवज़ वो अपने जेवरात बेचने पर या रहन रखकर सूद पर रकम हासिल करने पर मजबूर हो गए हैं। फ़लस्तीन और चीन के मुसलमानों के लिए हमने रो रो कर दुआएं की है, पूरे जज्बात उनके लिए रखे हैं, लेकिन हमारे ही शहर के ऐसे बहुत से मुस्तहक़ अफराद हैं जिनकी मदद करना ज़रूरी है। और ये भी याद रखें कि अल्लाह उनकी मदद ज़रूर करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हम सबको अल्लाह एक दूसरे की मदद करने की तौफ़ीक़ अता करे, आमीन। आइए अब देखते हैं वर्ल्ड न्यूज़ की हेडलाइंस। जंग से इसराइल ने नहीं सीखा कोई सबक। बैतुल मुक़द्दस शहर में सिल्वान सिटी के बेघर अफराद के लिए एकजहती का इजहार करने वाले फ़लस्तीनी मुजाहिरीन पर किया हमला, कई ज़ख्मी। हमास की इसराइल को खुली धमकी, 11 रोज़ा जंग को बताया छोटी सी फौजी मार्च। जुल्म जारी रखा तो 1 मिनट में 200 से 300 किलोमीटर दूरी वाले सैकड़ों मिसाइल का निशाना बनेगा इसराइल। अफगानिस्तान में तालिबान का बढ़ता जा रहा है असर। अब पड़ोसी ममालिक को तालिबान ने दी वार्निंग, कहा अपनी सरजमीन से अमेरिका को फौजी अड्डे चलाने की अगर दी गई इजाज़त तो ये होगी तारीखी गलती। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन को लेकर राहत भरी खबर। 7,000 रुपए में मिलने वाला इंजेक्शन अब मिलेगा 1,200 रुपए में। सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इसे किया लॉन्च। अमेरिका की मशहूर कंपनी फाइजर ने अपनी वैक्सीन को बताया भारत के वेरिएंट के खिलाफ काफ़ी असरदार। मोदी सरकार से मांगा अप्रूवल। 12 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए भी बताया काफ़ी महफूज। और उत्तर प्रदेश में एक और मस्जिद को योगी सरकार ने किया शहीद। अब मुजफ्फरपुर खतौली की मस्जिद बनी निशाना। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके दी जानकारी, कहा मुसलमानों पर जुल्म के सिवा योगी को कुछ नहीं आता। और पेश खबरों की तफसील। 11 रोज़ा की जंग में इसराइल ने कोई सबक नहीं सीखा है। इसराइली पुलिस ने बैतुल मुक़द्दस शहर में मुजाहिरीन पर हमला कर दिया। ये प्रोटेस्ट साउथ सिल्वान सिटी के बतनुल हवी महल्ले में बेघर होने वालों से इजहार एकजहती करने के लिए किया जा रहा था। इस महल्ले में रहने वाले 750 फ़लस्तीनियों के बारे में इसराइली अदालत में सुनवाई जारी है। इसराइल की अतीरत कोहनीम नामी इदारा बतनुल हवी में रहने वाले फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के लिए सरगर्म है। इस जगह पर पार्क बनाने का इसराइली मंसूबा है। इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि फ़लस्तीनियों को उनके इलाकों से हिजरत पर मजबूर करना आलमी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये जंगी जराइम की कैटेगरी में आता है। 2 दिन पहले ट्विटर पर #सेव सिल्वान कॉलोनी ट्रेंड कर रहा था।
हमास ने इसराइल को धमकी दी है कि अगर वो फिर से जुल्म शुरू करेगा तो हमास की जानिब से 1 मिनट में 200 किलोमीटर तक मार करने वाले सैकड़ों मिसाइल फायर किए जा सकते हैं। हमास के रहनुमा याहिया अल सनवार ने कहा कि जंग के बाद मज़ाहमत की ताकत ज़र्रा बराबर में मुतासर नहीं हुई है। उनका कहना था कि हमास के पास इतनी ताकत है कि वो हर मिनट पर 100 से 200 किलोमीटर तक मार करने वाले सैकड़ों मिसाइल इसराइल पर मार सकता है और जंग के आखिरी मरहले में यानी लास्ट फेज में ये इम्कानात भी पैदा हो गए थे कि तिल अबीब की जानिब 300 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल फायर किए जाएं, लेकिन जंगबंदी का एहतराम करते हुए ये कार्रवाई रोक दी गई। तहरीक हमास के सीनियर रहनुमा ने सियोनी हुकूमत से खिताब करते हुए कहा कि दुश्मन को जान लेना चाहिए कि जंग के दौरान जो कुछ हुआ वो एक छोटी सी फौजी मश्क थी और अगर वो अपनी तबाही चाहती है तो बैतुल मुक़द्दस में अपने मंसूबों को नाफिज करे। तालिबान ने अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक को खबरदार किया है कि वो अपनी सरजमीन से अमेरिका को फौजी अड्डे चलाने की इजाज़त ना दें और अगर ऐसा हुआ तो ये उनकी तारीखी गलती होगी। तालिबान के बयान में मज़ीद कहा गया है कि वो इस तरह की घिनौनी और इश्तियाल अंगेज़ हरकतों के बाद खामोश नहीं रहेंगे। अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फ़ौज के इनखला के आखिरी मराहिल में है और हालिया दिनों में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती सतह पर होने वाले राब्तों ने इन क़यास आराइयों को जन्म दिया है कि पेंटागन तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए नए अड्डों की तलाश में है। वहीं पाकिस्तान ने भी वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान में कोई अमेरिकी फ़ौजी अड्डा या हवाई अड्डा नहीं है और ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। बता दें कि अफगानिस्तान के मुतादिद पड़ोसी कंट्रीज़ ने तालिबान की हुकूमत के खात्मे के बाद साल 2000 की दहाई की शुरुआत में अमेरिकी फ़ौज को फ़िज़ाई अड्डों के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त दी थी। इस तरह की मदद बड़ी हद तक ख़त्म हो गई है, ताहम कुछ ममालिक अपनी फ़िज़ाई हदूद को फ़ौजी परवाज़ों के लिए इस्तेमाल करने की अब भी इजाज़त देते हैं। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और खलीजी रियासत सल्तनत ओमान के फरमारवां सुल्तान हैसम बिन तारिक बिन तैमूर ने आपस में टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर शाह सलमान ने सल्तनत ओमान की हुकूमत और आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया तो वहीं ओमान की तरक्की और खुशहाली की ख्वाहिश भी ज़ाहिर की। दूसरी तरफ ओमान के सुल्तान ने सऊदी शाह सलमान के बिरादराना हमदर्दी के जज्बात को सराहा और उनकी सेहत, आफियत और मुल्क की मज़ीद तरक्की और खुशहाली का ख्वाहिश का इजहार किया। यमन के जजीरे पर एक पुरअसरार तौर पर तामीर होने वाले हवाई अड्डे या फौजी अड्डे की खबर ने पूरे अरब कंट्रीज़ में तजस्सुस के साथ साथ बेचैनी की लहर दौड़ा दी है। यमन के अहदेदारों ने इस रिपोर्ट के मंजर-ए-आम पर आने के बाद कई सवालात उठाए हैं। यमन की हुकूमत के एक आला अहदेदार ने रिपोर्ट की बुनियाद पर सवाल उठाया है कि क्या इस तामीर का ताल्लुक़ मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE से है। यमन के एक और सरकारी अहदेदार ने वाज़ेह तनकीद करते हुए कहा कि UAE यमन में सदर मंसूर हादी की हुकूमत को कमज़ोर कर रहा है। माइन नामी जजीरे पर हवाई अड्डे की तामीर से इस समंदरी इलाके पर कंट्रोल और यमन के सेंट्रल इलाके पर फ़िज़ाई हमले करने में मदद मिल सकती है। अलावा अज़ीज़ बहर अहमर, खलीज अदन और ईस्ट अफ्रीक़ा में फ़ौजी मुहिमात के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। BBC लंदन के हवाले से बताया गया है कि चीन के सूबे सिंकियांग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेस आइडेंटिटी का सिस्टम इस्तेमाल करने वाले कैमरों को उइग़ुर बाशिंदों पर इस्तेमाल करके उनके बदलते जज्बात को जांचने के लिए टेस्ट किया गया है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सूबे के पुलिस स्टेशंस में ऐसे सिस्टम लगाने का दावा किया है। इंसानी हकूक़ के एक वकील जिसे इन टेस्ट किए जाने के सबूत दिखाए गए थे, उन्होंने इस सिस्टम को इंतहाई चौंका देने वाला करार दिया है। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और चीन फिर एक मरतबा आमने सामने आ गए हैं। कोरोना वायरस किसी जानवर से फैला या किसी लेबोरेटरी से, इस बारे में अमेरिका के सदर ने बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने इंटेलिजेंस इदारों को हिदायत दी है कि वो कोरोना वायरस फैलने के बारे में छानबीन की कोशिशें तेज़ करें और इस ज़िम्मन में 90 दिनों के अंदर तहक़ीक़ाती रिपोर्ट पेश करें।
बाइडन ने कहा है कि कोविड-19 वबा की इब्तिदा के असल हक़ाइक़ जानने की ज़रूरत है। ख़ुसूसी तौर पर इस इम्कान से मुताल्लिक़ हतमी राय सामने आनी चाहिए कि आया कोरोना वायरस की शुरुआत हादिसाती तौर पर चीनी लेबॉरेटरी से हुई या फिर किसी जानवर से। कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क अमेरिका कोरोना से हिफाजत के लिए वैक्सीन लगवाने में इस वक्त सबसे आगे है। अमेरिका में तकरीबन आधी आबादी को वैक्सीन का 1 डोज जबकि 35% आबादी को 2 डोज लगाए जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेहत के मामलात देखने वाले अमेरिकी महकमा सेहत के इदारे सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक अमेरिका भर में मजमूई तौर पर 29 करोड़ के करीब वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। नाइजीरिया में 160 से ज़्यादा मुसाफिरों को ले जाने वाली एक बड़ी कश्ती दरियाए नाइजर में डूबने के बाद 150 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। ज़िला नागेस्की के इंतज़ामी सरबराह अब्दुल्ला बुखारी वारा ने बताया है कि यह कश्ती सेंटर नाइजर से रवाना हुई और नॉर्थ वेस्ट कैबी रियासत जा रही थी। नेशनल इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के मुकामी मैनेजर यूसुफ वर्मा ने बताया कि कश्ती में गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं। अब अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के इलाके सैन होजे में रेल सर्विस की एक तंसीब में फायरिंग से 8 अफराद हलाक और कई दूसरे ज़ख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक सैन होजे में वाक़े वैली ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी के करीब रेलगाड़ियों की मरम्मत और देखभाल के एक सेंटर में मीटिंग में मौजूद एक मुलाजिम ने फायरिंग कर दी जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। बता दें कि इस साल यानी 2021 के दौरान फायरिंग के ऐसे वाक़यात में 86 अफराद हलाक हो चुके हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। कोरोना वायरस के बहरान के दरमियान ब्लैक फंगस को बड़ा चैलेंज करार दिया जा रहा है। ऐसे में ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज के लिए जिन्हें इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ रही है उन्हें फ़ॉरेन से भी लाया जा रहा है। इसी मसले पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है। अदालत ने मरकज़ की मोदी सरकार से सवाल किया है कि ब्लैक फंगस की दवाइयों पर इम्पोर्ट ड्यूटी इतनी ज़्यादा क्यों है जबकि यही दवाई जान बचाने के काम आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि दवाइयां इस वक्त लोगों की जान बचा रही है। ऐसे में मोदी सरकार को ऐसी दवाइयों पर से कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी हटा देनी चाहिए जब तक मुल्क में इन दवाइयों की कमी है। इस दरमियान ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इंजेक्शन को लेकर राहत भरी खबर है। अभी तक बाजार में 7,000 रुपये में मिलने वाला यह इंजेक्शन अब सिर्फ 1,200 रुपये में मिलेगा। सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इस इंजेक्शन को लॉन्च किया है। मुल्क में एम्फोटेरिसिन बी एमल्शन इंजेक्शन का प्रोडक्शन अभी तक एक ही कंपनी कर रही थी, लेकिन अब वर्धा की जेनेटिक लाइफ साइंस भी ये इंजेक्शंस बना रही है। अमेरिका की मशहूर दवा बनाने वाली कंपनी फाइजर ने मोदी सरकार से कहा है कि उसकी कोविड वैक्सीन भारत में कोरोना वायरस के वेरिएंट के खिलाफ इंतहाई असरदार है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुल्क में कोरोना के फैलाव और अमवातों की तबाही वाली दूसरी लहर के पीछे यही वेरिएंट है। ज़राए के मुताबिक फाइजर ने मोदी सरकार को यह भी बताया है कि इसका डोज 12 साल से ज़्यादा उम्र के सभी के लिए मुनासिब साबित हुआ है और अहम बात यह भी है कि इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के दरमियान कोल्ड स्टोरेज की सहूलत में 1 महीने तक महफूज और जमा किया जा सकता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज मोदी सरकार के साथ मिलकर तमाम रियासतों को काम करने का मशवरा दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि जो काम मोदी सरकार को करना है वो रियासती सरकारें नहीं कर सकती। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता और कोई भी सरकार ये युद्ध नहीं हार सकती। यदि केंद्र सरकार हारती है तो भाजपा नहीं हारेगी, इंडिया हारेगा। यदि दिल्ली सरकार हारती है तो आम आदमी पार्टी नहीं हारेगी, भारत हारेगा।
यदि महाराष्ट्र सरकार हारती है तो शिवसेना नहीं हारेगी, भारत हारेगा। ये वक्त भारत देश को एक होकर काम करने का है। अलग अलग राज्य सरकारों को अलग अलग एक दूसरे के कंपटीशन में काम करने का नहीं है। ये वक्त देश की 36 राज्य और यूटी सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलके टीम इंडिया बन के काम करने का है। ये वक्त देश के 130 करोड़ लोगों को एक होके इस महामारी से मुकाबला करने का है। राहुल गांधी ने फिर एक मर्तबा मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की है। राहुल गांधी ने आज अपने ट्वीट में लिखा कि मरकज़ की मोदी सरकार की फौकियत यानी प्रेफरेंस सोशल मीडिया और झूठी इमेज बनी हुई है कि जबकि जनता यानी अवाम की फौकियत रिकॉर्ड तोड़ महंगाई में कमी और कोरोना वैक्सीन है। आगे राहुल गांधी ने लिखा कि ये कैसे अच्छे दिन है। मुल्क में रोज़ाना ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। ऐसे में कई रियासतों में पेट्रोल की कीमतें 100 के करीब या 100 रुपये से ज़्यादा हो गई है। महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए ज़बरदस्त तंज किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि साल 2015 में वज़ीर आज़म बोल रहे थे, मेरे नसीब से अगर पेट्रोल के दाम कम होते हैं तो अच्छा है। 2021 में पेट्रोल 100 रुपये के पार हो गया, अब किसका नसीब है। आगे नवाब मलिक ने लिखा कि बदनसीब जनता यानी बदनसीब अवाम। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। ये देश का दुर्भाग्य रहा। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों। एमआईएम सुप्रीमो और हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज एक ट्वीट करते हुए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दौर में मस्जिद को शहीद करने का मामला उठाया। अपने ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो शेयर किया है जो एक मस्जिद को शहीद किए जाने का है। इस वीडियो को शेयर करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश के खतौली मुजफ्फरनगर में मस्जिद को एसडीएम इंद्रकांत द्विवेदी ने शहीद कर दिया। मस्जिद वक्फ की ज़मीन पर बनाई गई थी। 5 महीनों से मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। लॉकडाउन में भी नमाज पढ़ी जा रही थी। मस्जिद को शहीद करने से पहले मुतवल्ली से वक्फ के कागजात तक नहीं मांगे गए। दूसरे ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद के कागजात शेयर करते हुए लिखा कि हाईकोर्ट ने भी बाराबंकी की इस मस्जिद को मिस्मार करने पर और नमाजियों को बेदखल करने पर 31 मई तक रोक लगाई थी, लेकिन मुजफ्फरनगर में तो मस्जिद भी वक्फ के ज़मीन पर थी, फिर भी शहीद कर दी गई। अगले ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि जाहिर सी बात है कि यूपी के सीएम अपनी जिम्मेदारियों को संभाल नहीं पा रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टर का इंतजाम नहीं, नौजवान बेरोजगार बैठे हैं, लोगों को एहतराम से अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हो रहा है। मुसलमानों पर जुल्म करने के सिवाय सीएम को ज्यादा कुछ नहीं आता। तरफ अगर आप लोग हाथ मार रहे होते तो दीवार गिर गई होती।
पुर्तगाली ट्रैक्टर सब यहीं खड़ा है, मेरे सामने धक्का मारे तो मैं जानूं, बाकी तो मैं पूरे दिन से ये सब राम कहानी सुन रहा हूँ। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जंग से इसराइल ने नहीं सीखा कोई सबक। बैतुल मुक़द्दस शहर में सिल्वान सिटी के बेघर अफराद के लिए यकजहती का इजहार करने वाले फलस्तीनी मुजाहिरीन पर किया हमला, कई जख्मी। हमास की इसराइल को खुली धमकी, 11 रोजा जंग को बताया छोटी सी फौजी मार्च। जुल्म जारी रखा तो 1 मिनट में 200 से 300 किलोमीटर दूरी वाले सैकड़ों मिसाइल का निशाना बनेगा इसराइल। अफगानिस्तान में तालिबान का बढ़ता जा रहा है असर। अब पड़ोसी ममालिक को तालिबान ने दी वार्निंग, कहा अपनी सरजमीन से अमेरिका को फौजी अड्डे चलाने की अगर दी गई इजाजत तो ये होगी तारीखी गलती। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन को लेकर राहत भरी खबर। 7,000 रुपए में मिलने वाला इंजेक्शन अब मिलेगा 1,200 रुपए में। सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इसे किया लॉन्च। अमेरिका की मशहूर कंपनी फाइजर ने अपनी वैक्सीन को बताया भारत के वेरिएंट के खिलाफ काफी असरदार। मोदी सरकार से मांगा अप्रूवल। 12 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए भी बताया काफी महफूज। और उत्तर प्रदेश में एक और मस्जिद को योगी सरकार ने किया शहीद। अब मुजफ्फरपुर खतौली की मस्जिद बनी निशाना। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके दी जानकारी, कहा मुसलमानों पर जुल्म के सिवा योगी को कुछ नहीं आता। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।